नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। एसआईआर को लेकर देश में सियासी घमासान मचा है और संसद में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा भी हुई। विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार पर हमला बोला तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक आरोप का विस्तार से दिया जवाब। पीएम मोदी भी इस भाषण के मुरीद हो गए। आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर संसद में क्या कहा। इस एसआईआर पर, गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई, तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है, चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं? मानो समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, उन्होंने कहा, अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई, तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं।
मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है, और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम? क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास। ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए, लाखों लोग गए। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है
भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं मान्यवर। इसके बाद में, अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। मानो राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय। सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। वो सरकार में थे मान्यवर। ये क्या है मान्यवर? ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और आप 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं?
तो आपने सुना कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का विपक्ष को करारा जवाब दिया और इस दौरान विपक्ष ने हंगामा भी किया, वॉकआउट भी किया, लेकिन अमित शाह ने बिना रुके चुनाव सुधार प्रक्रिया से जुड़े हर भ्रम को दूर किया, जिसके मुरीद पीएम मोदी भी हुए।